दोस्तों, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़े लेवल का हो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और सारा पैसा आपके बिजनेस में सिर्फ आपका हो, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। जनरली ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसको स्मूथली रन करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और तभी दिमाग में आता है बिजनेस लोन्स। दोस्तों, बिजनेस लोन में भी इस कैश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दो कंसेप्ट हैं जो बहुत कॉमन है। पहला है कैश क्रेडिट फैसिलिटी और दूसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट फैसिलिटी सिर्फ बिजनेस के लिए अवेलेबल होता है, जबकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है और दोनों की ही कैश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। क्या आप जानते हैं कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोनों एक ही तरह की क्रेडिट फैसिलिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही अलग अलग तरह की क्रेडिट फैसिलिटी होती है। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और जब आप अपने बिजनेस के लिए कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने जाएं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, कैश क्रेडिट फैसिलिटी एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कंपनी या बिजनेसेस को उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जैसे आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो एक तरह की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इस कंपनी में जब आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शुरू होता है तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल बाय करने का। जब आप रॉ मटेरियल बाय करते हैं, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल खरीदने वाले सेम डे ही वो आपका फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स को बनाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट डे जिस दिन आपकी फिनिश्ड गुड्स बनी उसी दिन आपका सारा स्टॉक बिक गया, उसको सेल होने में भी फिर टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं वो जिस दिन सेल हुए सारा पैसा आपको उस दिन आ गया, पेमेंट रिकवर होने में भी एक टाइम लगता है। तो ये रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट के बिकने के बाद पेमेंट रिसीव होने तक इसका जो साइकिल होता है, इस साइकिल को कैश साइकिल कहते हैं। और इस साइकिल को वो करने के लिए भी आपको कैश की जरूरत होती है। अब इस कैश साइकिल के लिए आपके पास अपने पैसे होने चाहिए, या तो आप अपने खुद के पैसे लगाइए, क्योंकि जब से आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है आपके पैसे तो लग ही रहे हैं ना। आपको स्टाफ की सैलरी भी देनी है, आपको बाकी की जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है या मैकेनिकल एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंसेस भी बियर करनी ही है। इनके लिए तो आपको पैसा चाहिए, जो डे वन पे तो आपका प्रोडक्ट बिक के आपको पैसा मिल नहीं रहा है। तो इस सारे कैश साइकिल में कैश के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक से लोन जो लिया जाता है उस लोन को कहते हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटी। यानी कि आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपका कैश साइकिल है, उस साइकिल के दौरान आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप बैंक से एक सीसी लिमिट बनवाते हैं, और इसी सीसी लिमिट को कैश क्रेडिट फैसिलिटी कहा जाता है। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी में बैंक आपका एक सीसी लिमिट बना देता है। आपकी इस लिमिट के अंदर जो पैसा होता है वो आप जब चाहें तब बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। आप एक दिन में सारा पैसा निकाल सकते हैं, महीने में निकाल सकते हैं, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है आप उसी रेशो में अपनी सीसी लिमिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की कैश क्रेडिट की। आइए अब जानते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट एक ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे ना हो। इसी को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है।
हर एक कस्टमर के लिए ओवरड्राफ्ट की लिमिट तय की जाती है जो उसके बैंक के साथ रिलेशंस पर डिपेंड करता है। कस्टमर उस निर्धारित सीमा तक का ही पैसा निकाल सकता है। बैंक उन पैसों पर ब्याज लेता है जो कि ओवरड्राफ्ट के रूप में निकाले जाते हैं। आपको कितनी ओवरड्राफ्ट मिलेगी ये अकाउंट की हिस्ट्री, पेमेंट रिकॉर्ड या क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय की जाती है। दोस्तों, आजकल की बैंकिंग सिस्टम में बहुत से बैंक करंट अकाउंट के साथ साथ बेसिक सेविंग और सैलरीड अकाउंट पर भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। हालांकि ये फैसिलिटी सभी लोगों को नहीं दी जाती। केवल वही कस्टमर जो लगातार समय पर पेमेंट करते हैं और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है वो ही इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट की अगर हम बात करें तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहला आता है सैलरीड अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट। दोस्तों, कंपनियों द्वारा अपने एम्प्लॉइज के लिए खोले गए सैलरीड अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती हो। बैंक कस्टमर की करंट सैलरी की 3 गुना तक का ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है और इस तरह के ओवरड्राफ्ट में किसी भी सिक्योरिटी या गारंटी की जरूरत नहीं होती और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत मिनिमल होता है। दूसरा जो आता है वो आता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के लिए ओवरड्राफ्ट। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक बहुत ही यूजफुल फैसिलिटी है क्योंकि ये पैसे की जरूरत के समय बिजनेस या फिर इंडिविजुअल की हेल्प करती है। बैंक अपने कस्टमर्स को सेविंग और करंट अकाउंट पर भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर अपने अकाउंट में 3 लाख का एवरेज बैलेंस मेंटेन करता है। उस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस भी अच्छी खासी होती हैं, तो बैंक आपको कहता है कि हम आपको 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं इस अकाउंट पर, यानी कि 3 लाख का जो बैलेंस है उसके ऊपर 1 लाख एक्स्ट्रा आपको बैंक की तरफ से एज अ ओडी फैसिलिटी दिया जा रहा है। इस फैसिलिटी का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको इसका ब्याज देना होगा। अगर आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। अब आपने देख लिया, इस फैसिलिटी में आप अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए होने पर आप अपने अकाउंट से 4 लाख तक की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं क्योंकि 1 लाख का आपको ओवरड्राफ्ट मिल गया है। इसी सबको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है टाइम डिपॉजिट पॉलिसीज या फिर LIC पॉलिसीज के लिए ओवरड्राफ्ट। दोस्तों, टाइम डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के बदले भी ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है। हालांकि सभी बैंक इस सुविधा को नहीं देते हैं क्योंकि ये केवल बैंक की पॉलिसी के अंदर आता है कि उनको देना है कि नहीं देना है। देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी PSB की बात करें तो SBI टाइम डिपॉजिट के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रदान करता है। सभी कस्टमर्स जिनके पास SBI की किसी भी ब्रांच में सिंगल या जॉइंट टाइम डिपॉजिट है जैसे कि TDR या STDDR और RD जिसमें NRI और NRO RFC शामिल है, वो इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी TDR और STDR ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का अमाउंट टाइम डिपॉजिट के अमाउंट के 90% से ज़्यादा नहीं हो सकता और पेमेंट पीरियड को बोरोवर की पेमेंट कैपेसिटी और ओवरड्राफ्ट के अमाउंट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। इस तरह के ओवरड्राफ्ट को सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट को इक्वल फंडिंग प्रोडक्ट्स के रूप में माना जाता है। फिर भी इन दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में बहुत डिफरेंस है। आइए जानते हैं कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, कैश क्रेडिट लेने के लिए आपको स्टॉक्स या इन्वेंट्री को गिरवी रखना होता है, यानी कि स्टॉक और इन्वेंट्री को गिरवी रख के हाइपोथेकेशन करके आप कैश क्रेडिट लोन ले सकते हैं। जबकि अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक से आपके रिलेशन, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे निवेश के आधार पर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। अगर हम कैश क्रेडिट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जबकि अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो कैश क्रेडिट के कंपैरिजन में इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। कैश क्रेडिट का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के लिए किया जाता है, बिजनेस पर्पजेस के लिए किया जाता है, जबकि ओवरड्राफ्ट का जो यूज़ है वो बिजनेस से जुड़ी हुई ज़रूरतों के साथ साथ किसी इंडिविजुअल पर्पस यानी पर्सनल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है।
दोस्तों लोन अमाउंट की अगर बात करें तो कैश क्रेडिट में आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा ये आपके स्टॉक और इन्वेंट्री की मात्रा पर निर्भर करता है। जबकि अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट में लोन अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिपॉजिट सिक्योरिटी पर आधारित होता है। कैश क्रेडिट का लाभ लेने के लिए आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जबकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एप्लीकेंट के मौजूद अकाउंट पर उसका लाभ उठाया जाता है। कैश क्रेडिट के टेन्योर की अगर बात करें तो कम से कम 1 साल के लिए कैश क्रेडिट लोन का लाभ उठाया जा सकता है। वहीं अगर हम ओडी की बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है। ये 1 महीने या तिमाही की तरह छोटी अवधि के लिए, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हैं। दोस्तों कैश क्रेडिट लोन इंडिविजुअल्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनीज, पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, LLPs एक्सेट्रा द्वारा लिया जाता है और बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। वहीं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी अकाउंट होल्डर ले सकता है। कैश क्रेडिट लोन को बिजनेस का प्रदर्शन और मार्केट की स्थिति क्या है उसके आधार पर उसको मंजूरी दी जाती है। वहीं अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर ओवरड्राफ्ट को अप्रूव किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बीच का डिफरेंस बता दिया। आइए अब जानते हैं कि अगर आप कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी हैं? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है प्रोसेसिंग फीस। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे क्या प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं ये आप अच्छे से पता कर लीजिए, क्योंकि ये एक बैंक से दूसरे बैंक में वेरी कर सकता है। तो आपसे कितनी प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी आप कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लीजिए। दूसरा आता है ब्याज दर। ओवरड्राफ्ट की तुलना में कैश क्रेडिट लोन में ब्याज की दर कम है, तो आप इसको भी कंसीडर कीजिए। तीसरा आता है लोन अमाउंट यूटिलाइजेशन। दोस्तों कैश क्रेडिट के लिए आप जो भी एसेट गिरवी रखते हैं उसके आधार पर आपकी लिमिट डिसाइड की जाती है, जबकि कुछ बैंक कैश क्रेडिट अमाउंट यूज ना करने पर एक समय के बाद कस्टमर्स से कुछ अमाउंट वसूलते हैं, कुछ शुल्क जो है वो वसूलते हैं। ये अमाउंट भी बहुत अहम रोल रखता है, आपको इसका भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। थर्ड आता है फोरक्लोजर शुल्क। दोस्तों कुछ बैंक या NBFC फोरक्लोजर शुल्क लेते हैं। अगर बोरोवर अकाउंट को बंद करना चाहता है तो इस मामले में ग्राहक को अपने लोन अकाउंट को बंद करने के लिए लोन अमाउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत होती है, जो नॉर्मली 1 से 2% तक होती है, और इसी को फोरक्लोजर शुल्क कहा जाता है, फोरक्लोजर फीस कहा जाता है। तो जब भी आप अकाउंट खोलें तो आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। इसीलिए एक नया अकाउंट खोलने या मौजूद अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठाने से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लगाए गए सभी एक्स्ट्रा और हिडन चार्जेस और फीस को जानना बहुत आवश्यक है। लॉन्ग टर्म फंड कम ब्याज दर पेश करते हैं और शॉर्ट टर्म फंड ज़्यादा ब्याज दरों को लागू करते हैं। दोस्तों कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट को किसी व्यक्ति या किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते हैं। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट एक बहुत ही लोकप्रिय प्रकार के बिजनेस लोन है जिनमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने अब ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।